हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका इन्वेस्ट वाइज में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा सबका यही एक चाहत होती है कि हम लो पे खरीदें और हाई पे बेचें। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि कब लो आया और हमें खरीद लेना चाहिए और कब हाई हो गया है और अब स्टॉक गिर सकता है और हमें बेचना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देता है एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर जिसका नाम है आरएसआई। और आज मैं आपके लिए इस पे एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आया हूं। तो अगर आप इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और मेरे कमेंट्स मिस मत करिएगा इस वीडियो को स्किप करके, क्योंकि अगर मेरे कमेंट्स आप मिस कर देंगे तो मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस कर दी तो उसका आपको इस वीडियो को देखने का आपको उतना फायदा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ज्वाइनिंग आवर फैमिली। और अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। और मैं अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को भी बता दूं कि जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। प्रेस करने के बाद में एक होता है नन, एक होता है पर्सनलाइज्ड और एक होता है ऑल। तो अगर आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस की हुई है लेकिन अगर आपने ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो आपको मेरे सारे वीडियोस का इंटीमेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप चेक कर लीजिए कि आपने ऑल पे क्लिक किया है कि नहीं किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझा दूं कि आरएसआई एग्जैक्टली होता क्या है ताकि आप पूरे अच्छे से समझ पाएं। और इसमें मैं आपको कुछ क्रिटिकल बातें बताऊंगा जो आपको शायद पहले नहीं मालूम हो। आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। टेक्निकल इंडिकेटर है जो यूज किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स पे। और ये जो करंट क्लोजिंग प्राइस है उसमें जो हिस्टोरिकल और करंट जो स्ट्रेंथ या वीकनेस है स्टॉक की उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको चार्ट करता है। ये भी आपको मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। ये मोस्टली यूज किया जाता है 14 डे टाइम फ्रेम पे। और ये मेजर किया जाता है 0 से 100 के स्केल पे। लेकिन जब 70 से ऊपर चली जाती है आरएसआई की वैल्यू तो वो ओवरबॉट माना जाता है। और 30 से जब नीचे आ जाती है तो ओवरसोल्ड माना जाता है। लेकिन कितना समय 70 से ऊपर रहेगा और किस 70 से कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है स्टॉक की मूवमेंट पे। और उसी तरह 30 से नीचे कितने दिन रहेगा वो भी। ऐसा नहीं है कि 30 से नीचे आते ही इमीडिएटली उसमें बाइंग आ जाएगी या 70 से ऊपर जाते ही उसमें इमीडिएटली सेलिंग आ जाएगी। उसके भी लेवल्स हैं, वो भी आपको बताता हूं मैं। और जो 50 का लेवल है वो सेंटर माना जाता है। चाहे वो 100 से 0 के बीच में हो, चाहे 30 और 70 का मिडिल हो, तो 50 दोनों का ही मिडिल माना जाता है। और इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी आप मान के चल सकते हैं। तो अगर स्टॉक ऊपर था और नीचे आ रहा है तो वो सपोर्ट बन जाएगा, और अगर स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस बन सकता है। और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्लोप है वो डिपेंड करेगा स्टॉक की वेलोसिटी पे। यानी कि स्टॉक की जितनी तेजी से मूवमेंट होगी किसी डायरेक्शन में आरएसआई उतना ही स्ट्रांग होगा। तो जैसे मान लीजिए ये स्टॉक की मूवमेंट ही जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसमें स्टॉक तेजी से अगर ऊपर जा रहा है तो आरएसआई की जो लाइन है वो भी तेजी से ऊपर जाएगी। और स्टॉक में अगर तेजी से करेक्शन हो रहा है, स्टॉक तेजी से फॉल हो रहा है, तो आरएसआई की लाइन भी ऐसे ही तेजी से फॉल करेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्टॉक में स्पीड कितनी है मूवमेंट की, जिसके बेसिस पे आरएसआई भी उसी स्पीड से मूव करेगा। दूसरा, ओवरबॉट जब होता है तो स्टॉक गिरना शुरू होगा, और ओवरसोल्ड जब होगा तो किसी टाइम पे स्टॉक विल स्टार्ट राइजिंग। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जब एक अप ट्रेंड होता है तो उसमें एक पॉजिटिव रिवर्सल होता है। वो पॉजिटिव रिवर्सल क्या होता है वो आपको समझा देता हूँ। कि जब एक करेक्शन हुआ पॉजिटिव रिवर्सल के बाद में, आपको पता है कि स्टॉक जो है किसी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता, उसमें वेव्स होती हैं। वो मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और उसको आप कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, वो भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। तो पॉजिटिव रिवर्सल में क्या होता है कि जब एक स्टॉक एक अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन लेता है, जैसे इस मूवमेंट के बाद इसने यहाँ पे करेक्शन लिया, ये जो अप मूव थी इसके बाद यहाँ पे करेक्शन लिया, तो इसमें क्या होगा कि एक
प्राइस एक हायर लो बनाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे एक नीचे का पॉइंट था तो इससे ऊपर का लो बना के वापस ऊपर जाएगा। लेकिन आरएसआई जो है उसको जब आप चार्ट में देखेंगे तो उसने एक लोअर लो बनाया होगा, अनलाइक दिस पॉइंट जहां पे आपको आरएसआई थोड़ा सा ऊपर मिलेगा इसके मुकाबले में। और सिमिलरली जब यहाँ का एक लो बनाएगा तो ये लो इससे ऊपर होगा, लेकिन आरएसआई आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा। तो जब ऐसे आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो डाइवर्जेंस है, क्योंकि प्राइस जो है वो हायर लो पे है लेकिन आरएसआई जो है वो एक लोअर लो बना रहा है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से एक और अप मूव आ सकती है जो पिछले हाई को भी ब्रेक कर देगी। और जब उल्टा होता है इसका तो वो नेगेटिव रिवर्सल है। चार्ट्स में मैं आपको समझा देता हूँ कि कब सेल करना है और कब बाय करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल कब करना है। तो यहाँ पे आरएसआई 70 के ऊपर जब हो और स्टॉक एक लो बनाए विच इज लोअर देन द प्रीवियस लो, तो इसमें 70 से ऊपर था लेकिन उस प्राइस पे उस लेवल पे उस आरएसआई लेवल पे जब एक स्टॉक ने लो बनाया जो पिछले लो से भी नीचे था, और उसके बाद आरएसआई जो है वो भी 70 से जब नीचे आ गया अपने लेवल से, या स्टॉक जो है वो बहुत लो वॉल्यूम्स पे ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि वो ये दिखा रहा है कि जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इनमें अब स्टॉक को ऊपर खींचने का दम बचा नहीं है। तो ये सेलर्स को सिग्नल होता है कि भाई अब बायर्स नहीं आएंगे और अब प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया। उसी तरह से अगर स्टॉक ऊपर तो जा रहा है लेकिन बहुत हाईवी वॉल्यूम्स के बावजूद भी वो स्टॉक बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, या उसका जो रेंज है जो अपमूव है वो बहुत बहुत छोटी छोटी है, तो उससे पता लगता है कि यहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से इतने हैवी वॉल्यूम्स के बावजूद भी स्टॉक ज्यादा बड़े हाईज नहीं बना पा रहा। अब इस चार्ट में हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ कि यहाँ पे आरएसआई जो है वो नीचे आया, और सिमिलरली इसको अब एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि आरएसआई को आप कभी भी इंडिविजुअली ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, उसको आप कैंडल्स से भी कोरिलेट करें और एक किसी और इंडिकेटर से भी कोरिलेट करें। मैं इसको विलियम्स से हमेशा कोरिलेट करता हूं और इसीलिए मैंने आपको इस चार्ट में विलियम्स भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे विलियम्स भी नीचे आ रहा है इसी सेम पॉइंट पे जहां पे आरएसआई नीचे आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉक जो है ये ऊपर उठा लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं आया। उसकी वजह ये है कि आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लोप उसका जो होता है वो स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, इसने जिस स्पीड से यहाँ ऊपर आया उस स्पीड से यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है, तो स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो आरएसआई मान के चलता है कि स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। तो सेम लेवल्स पे अगर स्टॉक रहेगा तो अगर आरएसआई 70 से ऊपर चला गया होगा तो यहाँ पे उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ये मेजर करेगा कि पिछले 14 दिन में, जैसे हम यहाँ पे आरएसआई 14 देख रहे हैं तो आरएसआई इज बीइंग मेजर्ड ऑन अ 14-डे टाइम फ्रेम। तो पिछले 14 दिनों में क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई तो इसका मतलब स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, इसीलिए स्टॉक का जो आरएसआई है वो 70 से कम होता जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक फिर से ऊपर जब गया, क्योंकि यहाँ आरएसआई बहुत ज्यादा नीचे नहीं मूव किया था, क्योंकि स्टॉक एक्चुअली नीचे नहीं मूव कर रहा है, ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब जब स्टॉक ऊपर मूव किया तो आरएसआई भी ऊपर मूव कर गया। अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे आरएसआई 70 से ऊपर जाके बहुत शार्प इसने एक ट्रायंगल बनाया, उसका नीचे आना शुरू हो गया, और सिमिलरली विलियम्स भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट से नीचे आना शुरू हो गया। अब इसको चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। यहाँ पे स्टॉक काफी दिन कंसोलिडेट किया इस अप मूव के बाद, उसके बाद सडनली एक बहुत हाई हेवी वॉल्यूम्स पे एक इसने लंबी कैंडल बनाई, लेकिन इस दिन टुवर्ड्स द क्लोजिंग क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, इसलिए इसका अपर शैडो काफी गहरा है, काफी बड़ा है। तो इसने अप मूव में अगर इसने ऊपर क्लोज किया होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता, लेकिन क्योंकि इसने काफी जो प्रॉफिट बुकिंग हो गई इसमें, काफी इसने अपने गेन्स गिव अप कर दिए, ऑलमोस्ट हाफ, तो इसकी वजह से इसका जो अपर शैडो बना है तो सेलर्स को सिग्नल मिल गया कि भाई ये बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है और सेलिंग जो है वो इस स्टॉक में की जा सकती है। तो अगले दिन हालांकि गैप अप खुला है स्टॉक, यहाँ इसका क्लोजिंग था, उसके बाद जो ओपनिंग है वो काफी ऊपर है,
वहां से नीचे आया और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स में नीचे आया है, और इसने इस कैंडल की बॉडी की मोर देन हाफ जो लेंथ थी वो कवर कर ली है ग्रीन कैंडल की। ये आप देखेंगे रेड कैंडल की जो जो लो पॉइंट है वो इस ग्रीन कैंडल के मिडवे से भी नीचे आ रही है। और दूसरा, इसमें उतना पुल बैक नहीं आया जो कि इस दिन आया था। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया जो कैंडल नीचे क्लोज हुई, लेकिन इसमें बाइंग इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं था कि इस स्टॉक का लोअर शेडो काफी डीप होता है, जिस तरह से ग्रीन कैंडल का अपर शेडो काफी डीप है। और दूसरा, रिवर्सल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगले दिन वो पैटर्न कंटिन्यू हो। तो आप ये देखेंगे कि थोड़े कम वॉल्यूम्स थे, लेकिन एक और नीचे पैटर्न बना जिसका मतलब ये था कि बाइंग इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं रह गया है और सेलर्स आर नाउ इन कंट्रोल। तो अब आप देखेंगे कि ये जो दो कैंडल्स बनी वो बहुत ही कम वॉल्यूम्स पे बनी, और इन रेड कैंडल्स के मुकाबले इनके वॉल्यूम्स काफी कम थे और इनकी बॉडी भी बहुत कम थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो यहाँ पे सेलर्स को पता लग गया कि अब हम इसको नीचे खींच सकते हैं, और अब आप देखेंगे कि उसके बाद से ये कंटिन्यूसली नीचे आते जा रहा है ये स्टॉक। तो ये इस पॉइंट पे एक सिग्नल था कि आप उसको सेल कर दें। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि वेट करना पड़े कि आरएसआई 50 तक आ जाए तो भी हम सेल करें। तो ये आप हाई पे सेल इस तरह करेंगे और ऐसे सिग्नल्स ढूंढेंगे, और ये हल्का सा विलियम्स जो है ये आरएसआई से पहले मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन अब आप जैसे यहाँ भी देखेंगे, यहाँ से हल्का सा नीचे आया लेकिन ऊपर चला गया, ये हल्का सा नीचे आया लेकिन नीचे टच करने से पहले ऊपर चला गया। तो आपको सिग्नल्स देखने हैं कि सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कि पूरा नीचे तक जाएगा या हल्का सा नीचे आके फिर वापस आ जाएगा। तो ये चीजें आपको चार्ट्स के बाकी चीजों से कोरिलेट करके ही आपको अगला स्टेप लेना है। अब हम देख लेते हैं व्हेन टू बाय। तो आरएसआई उसके लिए 30 से नीचे होना चाहिए और स्टॉक एक हाई बनाए जो पिछले हाई से ज्यादा ऊपर था, और आरएसआई उस हाई की वजह से 30 से ऊपर बढ़ गया, या स्टॉक जो है वो नीचे तो जा रहा है लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम्स पे जा रहा है, और उससे ये पता लगता है हमें कि सेलर जो है वो सेलिंग में अब इंटरेस्टेड नहीं है, और क्योंकि प्राइस इतना कम हो चुका है। तो या दूसरा हम देखेंगे कि डिस्पाइट हाई वॉल्यूम्स जो डाउन मूव है स्टॉक की वो बहुत ही कम रेंज पे हो रही है, मतलब वॉल्यूम्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन डाउन मूव बहुत कम हो रही है। तो उसका इंडिकेशन होता है कि बाइंग इंटरेस्ट आ चुका है। इसी वजह से सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है लेकिन बाइंग इंटरेस्ट भी बहुत काफी ज्यादा है। उस वजह से जो कैंडल्स बन रही है जो या जो स्टॉक की उस दिन की रेंज है वो बड़ी छोटी छोटी है। तो दैट गिव्स एन इंडिकेशन कि अब इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले यहां देखते हैं, ये इसके करीब था, ये आरएसआई यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ। अब आप ये देखें विलियम्स जो है ये एक तो नीचे काफी ज्यादा था, यहाँ पे काफी इसकी जो रेंज है ये -20 से -80 होती है, तो -80 के काफी नीचे था, क्योंकि ये जो लाइन है ये -80 की है, तो ये प्रॉब्ली 1995 का लेवल होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऊपर तो गया लेकिन फिर से नीचे आ गया, लेकिन ये जो इसने लो बनाया है इसका लो इसके लो से कम है। तो इससे ये पता लगता है कि जो फॉल हो रही है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि इसको भी और नीचे ज्यादा लेके जाती। तो ये जो फॉल है ये कंपैरेटिवली इससे कम है। और अब हम चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ फोकस करते हैं, ये जो जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था कि स्टॉक इज फॉलिंग with high volumes but the candle is not proportionately very large। तो हैवी बहुत हाई वॉल्यूम्स पे अब कैंडल जो है काफी बड़ी बननी चाहिए थी, लेकिन हम इस कैंडल में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लोजिंग से पहले एक बाइंग इंटरेस्ट आया जो जिसने काफी बड़ा एक लोअर शैडो बनाया। इस कैंडल का मतलब ये होता है कि बायर्स जो हैं वो आ चुके हैं और अब इस प्राइस पे उनका बाइंग इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद अगले दिन दोबारा सेलर्स ने कोशिश की और क्लोजिंग तो नियर द लूज हुई, लेकिन अगर आप इसकी बॉडी देखेंगे तो इसकी बॉडी जो है क्लोजिंग प्राइस इस कैंडल का वो इसके लो से के बराबर या हल्का सा ऊपर हो सकता है। तो इससे ये पता लगता है कि सेलर जो हैं वो अब थोड़ा सा सहमे हुए हैं, अब उनको बहुत ज्यादा गिराने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनका प्राइस से भी बहुत लो हो चुका है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट से भी वो थोड़ा सा कॉशियस हैं। तो इन्होंने बहुत लो वॉल्यूम्स पे कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये था कि बहुत ज्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे बेचने में। और ये जो
बायर्स ने कोशिश की कि हल्की सी पुल बैक करा दी ताकि जो प्राइस है वो इसके लो से नीचे ना क्लोज हो। तो ये बड़े साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होते हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे स्टॉक जो है ये यहाँ खुला, इसके लो के आसपास खुला, पिछले दिन के लो के थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन यहाँ से दोबारा बाइंग आ गई और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव बनाया है एंड इट इज क्लोज नियर द हाइज। तो आप ये देखेंगे इसमें अपर शैडो है नहीं, तो बड़े काफी ऊपर क्लोज होके इसने सेलर्स को सिग्नल दे दिया कि भैया बायर्स आ चुके हैं, अब आप साइड हट जाओ। उसके बाद अगले दिन दोबारा फॉलो थ्रू हुआ, बहुत ही मार्जिनल सा, लेकिन वो बेसिकली ये टेस्ट करने के लिए होता है कि सेलिंग प्रेशर है तो नहीं, सेलर्स पीछे हट गए कि नहीं हट गए। तो क्योंकि सेलर्स पीछे हट गए थे तो सेलिंग आई नहीं, तो बायर्स को अब ये क्लियर इंडिकेशन मिल गई कि अब यहाँ से स्टॉक को ऊपर ले जा सकता है। और अब जैसे आप देख रहे हैं ये स्टॉक तेजी से ऊपर गया और उसके बाद कंसोलिडेट हो गया, फिर से ऊपर गया और फाइनली इस लेवल तक पहुंच गया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो RSI जो है वो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये 50 की लेवल से ऊपर चला गया। दैट मींस इट हैज ब्रोकन थ्रू द रेजिस्टेंस लेवल और उसके बाद यहाँ थोड़े दिन कंसोलिडेट करने के बाद में इट हैज क्रॉस द लेवल ऑफ 70 और हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऊपर नहीं गया कुछ दिन तक स्टॉक, तो हल्का सा नीचे आया, लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर नहीं था सेलिंग का, जैसे आप ये देखेंगे कि ये कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ नहीं थी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखा गया, लेकिन फिर स्टॉक ऊपर चला गया क्योंकि देख लिया बायर्स ने कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत सीरियस नहीं है सेलर्स इसको अब इस समय बेचने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हाई बना है इस कैंडल पे, ये इस प्रीवियस हाई से ज्यादा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हाई बने वो पिछले हाई से ज्यादा बने। और तीसरा भी ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज है, EMA है, ये 50 डे EMA है, ये 20 डे EMA है। तो धीरे धीरे क्योंकि सेलिंग कम होती गई और बाइंग प्रेशर आता गया, तो ये जो है इसने इस 20 डे EMA ने ऊपर जाते जाते 50 डे EMA को भी क्रॉस कर दिया। तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही फेवरेबल होते हैं दिखाने के लिए कि अब स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ चुका है। तो ऐसे आप बाय लो और सेल हाई करेंगे और ये इसी से आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। और आपने हायर हाईज देखने हैं, यानी कि ये जो हाई बना वो इससे ऊपर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये छोटे छोटे साइंस देखने बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे एक अच्छा स्टॉक ढूंढने में और उससे अच्छा प्रॉफिट कमाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा ईमेल है investwise0070@gmail.com। तो आप ये जरूर बताइएगा चाहे कमेंट्स में या मुझे ईमेल लिख के कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में या ईमेल पे जरूर लिखिएगा और मैं बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो भी लेके आऊंगा। आपके जो जो आपके टॉपिक्स होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जो मैंने वीडियो में दी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।